तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अमित सर के साथ काफी सारी बातें करी थी। इस वीडियो में भी वो हमारे साथ बने हुए हैं और अब हम लोग जानेंगे अमित सर से। अगर आपने पिछली वीडियो पहली बात तो नहीं देखी तो आई बटन पर जाकर या फिर यहाँ पर होगा, तो आई बटन पर जाकर आप लोग वीडियो देखिए। तो वीडियो जाकर आप लोग जब देखेंगे तो काफी सारी बातें आपको अमित सर के बारे में पता चलेंगी और जो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट बातें करी थी पिछली बार एमएससी फिजिक्स से रिलेटेड, वो सारी बातें पता चलेंगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फिजिक्स और फिजिकल साइंस, मतलब बीएससी का जो फिजिक्स ऑनर्स होता है और फिजिकल साइंस में क्या फर्क है। क्या कुछ चीजें जो हैं वो फिजिकल साइंस वालों को नहीं पढ़ाई जाती और क्या कुछ चीजें जो हैं फिजिक्स वाले मेहनत कर जाते हैं और फिजिकल साइंस वालों को और ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है ताकि वो आईआईटी जैम को क्रैक कर सके। तो अमित सर, सवालों के लिए तैयार हैं आप? तो सर, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि जो एक फिजिकल साइंस का स्टूडेंट होता है वो काफी ज्यादा ऐसा सोचता है, एक सोच भी हो जाती है और ऐसा मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि काफी कम जो है वो पढ़ाया जाता है बच्चों को। लाइक मैथमेटिकल फिजिक्स हो चाहे कोई और फिजिक्स का सब्जेक्ट हो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं बट जो कोर सब्जेक्ट बच्चा पढ़ना चाहता है उसको अपना सब्जेक्ट काफी कम पढ़ने को मिलता है। तो इस दिक्कत के बारे में आपका क्या कहना है और कैसे इस सोच को हम खत्म कर सकते हैं कि जो फिजिकल साइंस के बच्चे हैं वो एंट्रेंस क्रैक नहीं कर सकते, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो मैथमेटिक्स हो। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अब ऐसा होता है कि ये जो अपने अंदर जो पहली बात तो ये स्टिग्मा जो बना हुआ होता है ना कि फिजिकल साइंस वाला आईआईटी जैम फिजिक्स क्लियर नहीं कर सकते, इसको निकाल देना चाहिए। सबसे पहली चीज तो देखिए, ऐसा होता है कि अगर हमें सिर्फ लगता है ना कि ऑनर्स जो है ये मतलब लगभग पूरे इंडिया में होता होगा, तो एक बात बता दूं, बहुत तरह के बच्चों से मेरी बात हुई और आपको हैरानी होगी ये जान के कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं या ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे बीएससी फिजिक्स ऑनर्स होता ही नहीं है। वो उनके साथ भी ऐसा ही होता है कि उनको तीनों साल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके कॉम्बिनेशन के साथ उनको पढ़ना पड़ता है। और मे बी शायद डीयू में भी यही चीज होता है जो फिजिकल साइंस वाले बच्चे हैं कि या तो उनको केमिस्ट्री के साथ या कुछ लोग मतलब लाइफ साइंस वाले होते हैं बॉटनी वगैरह के साथ होते हैं, बट मैं इसको यहाँ पे अलग रखता हूँ। तो जैसे होता है कि देखो, आप जैसे कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स लेके पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा कि शायद ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो कि आप देखो एक बार कि आपके जैम का सिलेबस क्या है। हमेशा सिलेबस को देखो, एक बात हमेशा मान के चलना कि जैम का सिलेबस जिसने डिजाइन किया ना, बहुत वो मतलब बहुत हाई लेवल का बंदा होगा, वो जो भी होगा उसने पूरे इंडिया की कंडीशन देखी है कि इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटी में किस तरह के कोर्सेज चल रहे हैं। डीयू में अगर आप फिजिक्स ऑनर्स की बात करो, फिजिक्स ऑनर्स में क्या होता है कि हमारे कुछ पेपर एक्स्ट्रा पढ़ाए जाते हैं, मैं मानता हूँ कुछ चीजें फिजिक्स वालों को एक्स्ट्रा पढ़ाई जाती है, बट ट्रस्ट मी, यकीन मानो, जैसे सी प्लस प्लस हमें कराया जाता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस कराया जाता है, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक जैसे माइक्रो प्रोसेसर वगैरह करा दिया जाता है, इनका आईआईटी जैम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप कहीं दूसरे सब्जेक्ट में, जैसे आप केमिस्ट्री में दिमाग खराब कर रहे हो अपना, तो फिजिक्स ऑनर्स वाले जो बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स के रियल एनालिसिस में या कहीं और जाके अपना दिमाग खपा रहे होते हैं और कुछ नहीं होता। समझ गए? तो ये बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि आप देखो कि आपको क्या करना, सिर्फ आपको जैम का सिलेबस देखना कि जैम के सिलेबस में क्या है। सर्टेनली इतना मान के चलो कि अगर फिजिक्स ऑनर्स वाले बच्चों ने अगर 100% कर रखा है, अगर उनके सिलेबस में 100% है, तो जो फिजिकल साइंस वाले होते हैं ना, सर्टेनली वो भी 70% के आसपास ही होते हैं। 30% का कहीं अगर लैग कर जाए, और वो लैग कहाँ पे करता है, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में, मतलब मैथमेटिकल टेक्निक्स में। इनको फिजिक्स वालों को थोड़ा बहुत मैथमेटिकल पार्ट का जो होता है कि मतलब क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, इनका थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट इनका थोड़ा सा शार्प होता है, जहां तक मैंने नोटिस करा। बट अगेन, अलग अलग बच्चों की अलग अलग तरह की बातें होती है, तो ये चीजें होती है। तो अब ऐसा होता है कि आपको हमेशा सिलेबस को अपने सामने रखना। अगर आप आईआईटी जैम को लेकर डेडिकेटेड हो तो आप सिलेबस को सामने रखो, देखो कि आपका कौन सा टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में है और कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं। अगर आपका 70% भी आईआईटी जैम का सिलेबस जो है ना, वो अगर आपके इसमें है, फिजिकल साइंस के सिलेबस में, आप सिर्फ उस 70% को कवर करो, आप बाकी 30% छोड़ दो। बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। देखो, आईआईटी जैम की कट ऑफ अगर आप देखोगे ना, 20% जाती है, 21% जाती है। अगर आपने उस 70% को भी काफी अच्छा कर लिया ना, फॉर श्योर इस चीज की गारंटी है कि अगर 70% वाला क्वेश्चन भी अगर आपका बहुत अच्छा है, तो आप वहां पे 45 50 तक आप बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो।
और अगर आपका स्कोर 45-50 तक है या इससे ज्यादा अगर जा रहा है, बहुत अच्छे से अगर आपने कर रखा है, तो आपको टॉप 7 आईआईटी जो है, जैसे आईआईटी बॉम्बे, खड़गपुर, ये कानपुर, दिल्ली, मद्रास, आपको फॉर श्योर इनमें से कोई एक आईआईटी जो है वो पक्का मिल जाएगा। तो ये दिमाग में जो स्टिग्मा, जो 2-3 चीजों का जो स्टिग्मा बना होता है, एक तो वही कोचिंग वाला, कि अगर हम कोचिंग नहीं करेंगे, अगर हमने कोचिंग मटेरियल सॉल्व नहीं किया तो ये नहीं होगा, वो चीज दिमाग से निकाल देना चाहिए। और दूसरी चीज यही वाली कि अगर हम फिजिकल साइंस के तो हम नहीं कर पाएंगे, ये चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्योंकि फिजिकल साइंस के ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो कि फिजिक्स ऑनर्स वाले बच्चों से उनकी फिजिक्स काफी अच्छी होती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। क्योंकि देखो, आप एक बात आपने भी नोटिस करा होगा, जैसे रामजस कॉलेज है, रामजस कॉलेज के फिजिकल साइंस का जो कट ऑफ है, सर्टेनली जो वेस्ट कैंपस या साउथ कैंपस में कॉलेज है उसके फिजिक्स से तो ऊपर ही जाता होगा, इतना तो होता ही है लगभग कि थोड़ा बहुत तो ऊपर जाता ही है या उसके पैरेलल में ही रहता है। तो आपकी जो समझने की कैपेसिटी इन 3 सालों में तो बहुत ज्यादा खराब नहीं हो जानी या बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जानी, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो आप उतना कंसिस्टेंट तो रहोगे ही कि दूसरे कॉलेज का जो बच्चा है, ठीक है, आप जो फिजिक्स ऑनर्स में आप उसको बहुत आराम से टक्कर दे सकते, बहुत आराम से। तो सिंपली जैसे आईआईटी जैम है या कोई भी एग्जाम है, इस तरह का कोई भी एग्जाम है, आप प्रिपरेशन कभी भी करो तो जैम उसका सिलेबस और पीवाई, इनके बिना कभी प्रिपरेशन मत करना। प्रिपरेशन करोगे वो सुसाइडल अटेम्प्ट होगा और कुछ नहीं। तो प्रिपरेशन अगर करनी है, बिल्कुल प्रिपरेशन अगर करनी है तो आप सिलेबस को सामने रखो और पीवाईक्यूज को सामने रखो। सिलेबस से पता चल जाना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, पीवाईक्यू से पता चल जाना है कि किस टॉपिक पे मेरे को कितना पढ़ना है। बस ये अगर आपने कर लिया, आपको आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वो आप अगर कर लेते हो तो आपको डेप्थ पता चल जानी कि किस टॉपिक में। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स जेटली की बुक लोगे, इतना 1200 पेजेस की बुक है, क्यों करने जाओगे आप उसको? आप देखो कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रखे, आप बस उसको करो। गधे की तरह बस काम करने से नहीं होता ना, थोड़ा सा आपका ब्रेन वर्क जो होगा वो करना पड़ेगा। अगर वो कर लेते तो काफी अच्छा हो जाएगा। तो ये है मेरे से। अच्छा सर, आपने अभी बताया कि कुछ टॉपिक्स के आपने नाम लिए जो फिजिकल साइंस वालों को नहीं पढ़ाए जाते और फिजिक्स वालों को पढ़ाए जाते हैं। तो कुछ टॉपिक्स जो हैं लाइक मैथमेटिकल फिजिक्स का काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है फिजिकल साइंस वालों को नहीं पढ़ाया जाता, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हायर ऑर्डर की होती हैं वो नहीं पढ़ाई जाती। देन और भी चीज़ें हैं जैसे कि वेक्टर कैलकुलस का बहुत बड़ा पार्ट नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाता है, उसकी काफ़ी प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। देन अगर हम लोग और भी चीज़ों पे ध्यान दें, टेंसर्स तो खैर आईआईटी जैम में नहीं आते, बट काफ़ी सारे जो वेक्टर्स हैं उनकी जो टेक्निक्स हैं वो सब नहीं पढ़ाया जाता। देन अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करूँ, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेप पोटेंशियल वगैरह सब पढ़ाया जाता है, बट हाइड्रोजन एटम जो है वो नहीं पढ़ाया जाता। और चीज़ें जो हैं, अगर क्वांटम मैकेनिक्स के हायर एस्पेक्ट्स की बात करें जो आईआईटी जैम में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो नहीं पढ़ाए जाते। देन अगर मैं उसकी बात करूँ, एसटीआर की बात करूँ, तो एसटीआर में भी टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन तक तो पढ़ाया जाता है, बट साइमल्टेनिटी और एक दो चीज़ें जो हैं वो छूट जाती हैं। तो आपके हिसाब से फिजिकल साइंस वाले बच्चों को क्या कुछ और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और किस तरीके से कोप अप करना चाहिए कि वो ये सारे जो भी टॉपिक्स उनके कोर्स में रह गए हैं उनको करे, और कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनसे वो क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि सब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहीं भी उनको कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता। एक थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में जब उनके थर्मल होती है तो उनको पकड़ा दिया जाता है, थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया जाता है, तो वो भी वो 5-10 नंबर का पेपर में आता है जिसको वो छोड़ के चले जाते हैं कि यार बाकी का कर लेंगे। तो क्या इन सब्जेक्ट्स का इम्पोर्टेंस है और कौन सी किताबों से वो लोग पढ़ सकते हैं? देखिए, जैसे आपका डिफरेंशियल, जैसे आपने वेक्टर कैलकुलस की बात है, अगर आप वेक्टर कैलकुलस में बताओगे कि जैसे मान लो कि अगर वो टॉपिक आपके सिलेबस में है, मतलब मैंने फिजिकल साइंस का ऐसे डिटेल में सिलेबस नहीं देखा, बट अगेन मैं आपको कह देता हूँ, अगर जैसे मान लो कि वेक्टर कैलकुलस जो है वो अगर आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, आपको कर्ल, डाइवर्जेंस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव या 2-4 चीजें जो है आप उनको पढ़ो, आपको तो वो कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, जब तक आप उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं समझो कि ये टॉपिक है क्या, तब तक कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का। मैथमेटिक्स जो ना, जब तक आप इसको बहुत अच्छे से विजुअलाइज नहीं करोगे तब तक चीजें क्लियर नहीं हो पाती। तो जैसे बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस नहीं कराया जाता, कॉलेज में टीचर नहीं कराते ये सब चीज, वो ऑब्वियस है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस उसकी खुद से करनी है, सेल्फ स्टडी आपको उस टॉपिक पे करना है। अब जैसे हाई ऑर्डर डिफरेंशियल की बात होगी, हाई ऑर्डर डिफरेंशियल या सीरीज मेथड वगैरह, अगर आपके इसमें नहीं है आप छोड़ दो उसको, आपको उसको लेके परेशान नहीं होना। देखो एक बात आप ध्यान से मतलब नोटिस करना कभी, आईआईटी जैम का जो टॉपर होता है, मतलब रैंक 1, मार्क्स कितने 90 के आसपास,
रैंक 2 मार्क्स घट के 85 86, रैंक 3 के मार्क्स 81 के आसपास, रैंक 13 तक अगर आप जाओगे, इस बार जैसे रैंक इसकी 13 तो उसके 76 के आसपास मार्क्स थे। तो ऐसा हो जाता है कि जिसके मार्क्स 76 है, मतलब जिसकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 13 है, वो भी 24 मार्क्स का पेपर छोड़ के आया है। मान रहे हो कि नहीं मान रहे कि उसने सिलेबस का सर्टेनली 24% को छोड़ा हुआ है। तो वही बात है कि अगर आपको दिखे कि हाँ सिलेबस का ये जो पोर्शन है जैसे इंपॉर्टेंट, मतलब आपके सिलेबस में अगर नहीं कराया जाता है, और अभी जैसे 5 महीने, अगर इस 5 महीने की अगर बात करूं और जनरल में भी बात करूं, अगर इस 5 महीने की बात करें तो आप इस 5 महीने में उन नए टॉपिक्स को पढ़ने की गलती मत करो। कोई भी फिजिकल साइंस का बंदा या कोई भी, जितना आपके सिलेबस में हो चुका आप उस चीज का कमांड जो है ना बहुत अच्छे से करो। आप सिलेबस को 60% कंप्लीट करो, लेकिन 60% का 100% कंप्लीट करो। मतलब है ना कि सिलेबस का आपने 60% पूरा किया, बट 60% को इस तरीके से पूरा करो कि उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो ये चीज आपको करनी है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जैसे अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आईआईटी जैम में मुश्किल से 7-8 नंबर का पूछता है। अगर सही बताऊं तो ये 7-8 नंबर ये बहुत ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा वो पूछता नहीं है, क्योंकि थर्मल फिजिक्स वाला जो पूरा पार्ट है जहाँ पे केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स और ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो पूरा इंक्लूडेड होता है, उससे मुश्किल से 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को अगर मैं 1/3 भी कर दूं ना तो 5 से 7 नंबर बनेगा, ये इससे ज्यादा नहीं बनता। तो अगर आप 5-7 नंबर से देखो, अब होता क्या है कभी कभी इन 5-7 नंबर को गेन करने के चक्कर में क्या होता है कि जो पुरानी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम उसको भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं हम उस चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो अगर आप ये देखो कि आपका अगर कोई पुराना टॉपिक कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है तो आप इस नए टॉपिक को स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे से ऐसा नहीं हुआ कि इसको पढ़ने के चक्कर में कुछ पुराना भूल जाऊंगा, तो बेटर ये होता है कि इसको साइड में रख दो, आपको ध्यान ही नहीं देना, जो सिलेबस में जो लिखा हुआ ना उसको ब्लैक कलर से ऐसे पेंट कर दो कि मेरे को इसको पढ़ना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर 100 नंबर का पेपर है तो मैं 30 नंबर का छोड़ के आऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ जो 70 नंबर है मेरे को 70 में से मतलब बहुत मेहनत करके मेरे को 50-55 तक किसी तरह जाना है। अगर ये टारगेट है तो बहुत अच्छा है। हाँ, जैसे बुक की बात होती है, अगर आप इससे मॉडर्न फिजिक्स अगर आप करते हो जिसमें एसटीआर वगैरह सब कुछ होता है, सो बेटर है कि देखो एक बात मैं बुक के बारे में हमेशा बोलूंगा कि कभी भी ना किसी ऐसे बुक को कभी निकालो ही मत अपने लाइब्रेरी से जो बुक 800-900 पेजेस की। जितनी पतली बुक रहे, देखो कि बुक पतली है लेकिन मेरा कंटेंट जो वो पूरा है उसमें, तो बस आप उसको फॉलो करो। आपको जरूरत नहीं है कोई सी 1200-1500 पेजेस की। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स से कुछ बच्चे क्रेन उठा लेते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसके लिए 1200 पेजेस की इतनी मोटी उठा के करोगे, पता चलेगा उसको पढ़ने के चक्कर में आपको अंदर एक आप ये हो गए फ्रस्ट्रेट हो गए, यार इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो नहीं पढ़ना, उसको उठाना ही नहीं। तो पूरा जो मॉडर्न फिजिक्स वाला आपका पार्ट है जिसमें क्वांटम भी इंक्लूडेड है, क्वांटम, न्यूक्लियर, आपका एसटीआर सारा इंक्लूडेड, अर्थरवाइजर आप निकालो। अर्थरवाइजर बुक इतनी स्टैंडर्ड है, इतनी अच्छी बुक है वो, और उसको लिखा डीयू के प्रोफेसर नहीं है, एक शौकिक महाजन करके सर है, डीयू के सर है, और एक जामिया के सर है, तो इन दोनों ने मिलकर लिखा। इतनी स्टैंडर्ड बुक है, इतनी अच्छी बुक है कि आप आराम से उससे, अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया, मॉडर्न फिजिक्स का जो 20 नंबर 15-20 नंबर का जो भी आता है, आप उसमें से रेयरली होगा कि एक आधा क्वेश्चन छूटेगा, अदरवाइज आपसे ये किताब जो आप बता रहे हैं ये एमएससी में भी बच्चे यूज करते हैं इसको। एमएससी में भी काफी ज्यादा नहीं, बट एमएससी में थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है, थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाती है, बट हाँ जैसे एसटीआर वगैरह जो होता है वो थोड़ा सा वहां पे एडवांस में चला जाता है, या फिर अगर आप क्लासिकल इसकी मॉडर्न की बात करो तो न्यूक्लियर अलग हो जाता है थोड़ा सा वहां पे, तो लेकिन बट ठीक है, हाँ मतलब बेसिक्स के लिए अगर आप एमएससी में भी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत बच्चे हेल्प लेते ही है उससे, मतलब अर्थरवाइजर वगैरह जो बुक है इनकी हेल्प लेते हैं। इवन जेटली भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन अगेन आप इस चीज को नोटिस करना कि जेटली काफी मोटी बुक है, उसके 2-3 चैप्टर्स ही अपने को पढ़ने होते हैं, 2 या 3 चैप्टर पढ़ो, आपका आईआईटी जम क्वांटम मैकेनिक्स पूरा खत्म हो जाए और 7 से 8 नंबर फॉर श्योर आपके बन जाए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी हमेशा कि आपको जो लगता है कि हाँ कोई टॉपिक ऐसा है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप उसको पूरा करने जाओ तो पुराना कोई एक टॉपिक छूट जाए, बेटर है कि आप पुराने टॉपिक को अच्छा कर लो, इस टॉपिक को छोड़ दो, साइड रहो, कोई जरूरत नहीं आपको करने की। 100 में से 70 को टारगेट करो, लेकिन 70 में से आपको करना है कि इसमें से 70 मार्क्स जो है 70% जो सिलेबस है इसमें से मेरे को 55% जो है वो करना है। अगर आपने ये टारगेट रखा काफी अच्छा होगा। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। इससे तो मतलब जितने भी बच्चे सवाल पूछते हैं ना, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी उनको इस सवाल के जवाब से। आपने काफी कंबाइन करके आंसर दे दिया है जो भी मेरे 3-4 सवाल थे। तो अब मैं आपसे बस एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि जो फिजिकल साइंस के बच्चे हैं
वो कुछ सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गई, जैसे मैथमेटिक्स हो गया। मैथमेटिक्स में प्योर जो मैथमेटिक्स होती है, क्योंकि फिजिकल साइंस वालों को बेसिकली जो ऑनर्स वाले पढ़ते हैं उनको ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो ये टॉपिक्स जो है, ये सब्जेक्ट्स जो है, इन पर कितना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक्स भी मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट होते हैं और कहीं ना कहीं तो काम आते ही हैं। तो इन टॉपिक्स में कहाँ फिजिकल साइंस वालों को बेनिफिट है? देखिए ऐसा होता है कि अगर आपको कोर फिजिक्स में जाना है, जैसे ये जो सब्जेक्ट हो जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कॉलेज में ये जो सब्जेक्ट होता है कभी कभी स्कोरिंग हो जाते हैं और कभी कभी ये स्कोर आपका कम भी कर देते हैं। जैसे रियल एनालिसिस टाइप का पेपर होता है जो कि आपके मार्क्स कभी कभी कम भी कर देते हैं और कभी कभी वो बढ़ा भी देते हैं। बिल्कुल ऐसी चीजें होती है। तो आप क्या है कि आप दिमाग में एक चीज बिठाओ, कहीं ना कहीं एक दिमाग में ना एक मतलब एक ना मैप टाइप का बनना चाहिए, जिसको माइंड मैपिंग बोलते हैं, कि आपके दिमाग में एक माइंड मैपिंग होनी चाहिए किस तरह की, कि मेरे को इस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करना आगे जाना है ना, कि हर बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत आ ही जाता है। और ये आइडिया थोड़ा थोड़ा होना भी चाहिए कि मतलब अगर मेरे को हायर स्टडीज में जाना है तो हायर स्टडीज में मेरे को कौन सा एक पर्टिकुलर टॉपिक लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसा आपको लगा कि नहीं मेरे को इस तरह के टॉपिक में काम नहीं करना, मेरे को किसी ऐसे टॉपिक में काम करना है जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा कंबाइंड, जैसे नैनो साइंस जो होता है, नैनो फिजिक्स होता है, उसमें केमिस्ट्री का काफी ज्यादा यूज होता है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज बन रही है तो आप बेशक केमिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ो, आप तब तो आप अच्छे से पढ़ के रखो थोड़ा बहुत, वो आपके काम ही आए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को कोर फिजिक्स में ही जाना है, तो बेशक ऐसा होता है कि उन सब्जेक्ट में, जैसे देखो आईआईटी जैम की कट ऑफ कितनी आती है, 55% 60% इतनी होती है, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ परसेंटेज। अगर आपके बीएससी में इतने परसेंट है तो आप काफी सिक्योर पोजीशन पे हो कि आपको किसी भी आईआईटी में एडमिशन से आपको कोई रोक नहीं सकता। और ट्रस्ट में पीएचडी में कोई आपसे बीएससी की परसेंटेज नहीं पूछता, इवन एमएससी में भी कोई नहीं पूछता, अगर आपके पास कोई एग्जाम क्लियर है तो ऐसा होता है कि जैसे उन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देने की बजाय आप कोर फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा अच्छे से ध्यान दे दो, ताकि आपका रैंक ज्यादा अच्छा हो, है ना। जैसे मान लो कि अगर आपने फिजिक्स में ध्यान दिया, जैसे मान लो कि आपके पास मॉडर्न भी है उसी सेमेस्टर में, आपके पास मान लो कि मैथमेटिकल भी है और वहीं पे केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो आप बस केमिस्ट्री में इतना करो कि आपको पास होना है, 40-50 नंबर तक आपके आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से रहो इससे। लेकिन हाँ, मॉडर्न और जो दूसरा टॉपिक आपका मैथमेटिकल या कोई भी है, आप कोशिश करो कि इसमें थोड़ा अच्छे मार्क्स लेके आना पाए, मतलब उस सब्जेक्ट को हम समझ के करें, ताकि मेरा सेमेस्टर भी अच्छा जाए और इसके साथ साथ मैं एग्जाम भी क्रैक करूं। देखो 80% आपके बीएससी के मार्क्स विदाउट एनी ये एंट्रेंस, जैसे जैम या जेस्ट वगैरह आपके पास कुछ भी नहीं है और आपके 80% बीएससी के मार्क्स हैं, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपके 55% मार्क्स है या 60% ही मार्क्स है, लेकिन आपके पास जैम भी है, जेस्ट भी है, टीआईएफआर भी है, तो आपको हर कोई पूछेगा, हर कोई बुलाएगा, हर कोई आपको एडमिशन लेने के लिए अपने पास बुलाएगा। तो आपके दिमाग में ये चीज चलती रहनी चाहिए कि कौन सा मेरे लिए, आप देखो आज अपने मतलब आप 80% मार्क्स लाके करोगे क्या, आपके 80% मार्क्स आके 2-4 बच्चों के सामने, अपने कॉलेज वालों के सामने अपना कॉलर अपने खड़ा करेंगे, ठीक है कि हाँ मैं कॉलेज का टॉपर हूँ, ये हूँ। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर आपके पास आईआईटी जैम जेस्ट या कोई ऐसा एंट्रेंस आपके पास, मतलब एंट्रेंस का अगर आपके पास स्कोर कार्ड ना रहे, तो आप क्या करोगे आगे जाके, कुछ भी नहीं करोगे ना। उसके बाद तो आप ऐसी कमेंट करते हुए दिखाई दोगे कहीं पे यूट्यूब पे कि सर मेरे 85% मार्क्स हैं, तो मेरा क्या हो सकता है, मैं इसकी तैयारी करूं, क्या करूं। तो ये चीज जो ना, ये क्वेश्चन जो आप कॉलेज से बाहर निकल के पूछते हो ना, उससे बेटर ये कि कॉलेज के अंदर रह के आप ये क्वेश्चन खुद से पूछो कि क्या 65% मार्क्स विद आईआईटी जैम मेरे लिए अच्छा होगा, या 85% मार्क्स विदाउट आईआईटी जैम या विदाउट एनी एंट्रेंस, कौन सा मेरे लिए अच्छा होगा। ये चीज आप खुद से एनालाइज करो और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट करो। हाँ, अगर इंटरडिसिप्लिनरी किसी टॉपिक पे जाना है तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री जो है आप उसको पढ़ो, लेकिन हमेशा फोकस जो है उस टॉपिक पे होना चाहिए, उस सब्जेक्ट पे होना चाहिए जिसको लेके आप जैम दो, क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सर, बहुत ही बढ़िया सर, आपसे बात करके काफी मजा आया। काफी सारी बातें जो मैं क्लियर नहीं कर सकता, एटलीस्ट अब व्यूअर्स को क्लियर हो गई होंगी। भाई जो भी आप लोग सवाल पूछते हो, मुझसे भी पूछते हो, अब आपके पास अमित सर भी हैं। थोड़े टाइम बाद एक और स्पेशल गेस्ट लेकर आऊंगा, वो भी यूट्यूब से ही हैं, बट उन्होंने जूम पे आने से मना किया है और मेरे को भी अभी जूम पर इंटरव्यू नहीं करना, क्योंकि वो दिल्ली में ही रहते हैं। मैं उनसे फेस टू फेस इंटरव्यू करना चाहता हूँ। मुझे भी फेस टू फेस इंटरव्यूज ही पसंद है यार, जूम पे बड़ा दिक्कत होती है। कभी मुलाकात हुई तो अमित सर के साथ भी हम लोग फेस टू फेस बात करेंगे। तो अमित सर, जाते जाते अब हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसी टिप हो जाए कि हो गई जैम की बात, हो गई डीयू की बात, हो गई जेएनयू जामिया सबकी बात, पर आगे चल के हमें पढ़नी भी एमएससी है,
तो एमएससी के लेवल से इंसान को कितना पानी में होना चाहिए और कितना तैयार होना चाहिए कि अब ये सब तो पढ़ लिया, बट कॉन्सेप्ट कितने क्लियर होने चाहिए, उनको क्लियर करने के लिए कुछ टिप अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। कोई टिप तो नहीं दूंगा, बट हाँ एक चीज मैं बोलूंगा अभी, मतलब ऐसा कोई टिप अभी क्या ही बोलूं, मतलब आपके पास जैसे देखो, अगर आप 21 अगर जैम देने का अगर सोच रहे हो, तो ये मत सोचो कि लेट हो चुका है, ये सोचो कि 5 महीने 150 दिन ना, उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने घंटे हैं आपके पास, आपको पर डे 4 से 5 घंटे देने हैं। आप बिल्कुल देखो, ये टाइम ऐसा है, पसीना बहाना है, जितना स्वेटिंग होना है आप पसीना बहा लो बिल्कुल। अगर आपने पसीना नहीं बहाया ना, तो कल दिन, मतलब कल जब आएगा या अगले साल जो आएगा, उस दिन ना आपके आंख से ना खून के आंसू निकलेंगे। और सही बता रहा हूँ, और इसका मतलब ये है कि देखो, ऐसा होता है कि सोशल मीडिया वगैरह पे हम सारे एक्टिव होते हैं, जब आप देखोगे, आप अगर अभी मेहनत करने से बच रहे हो, कल अगर आपका कोई दोस्त ऐसे लिखेगा कि स्टार्ट स्टडिंग इन आईआईटी बॉम्बे, स्टार्ट स्टडिंग इन दिस आईआईटी खड़गपुर, उस दिन ना आपके आंखों से जो आंसू निकलेगा ना, ट्रस्ट में कोई नहीं देखेगा उसको और कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, उस टाइम पे आपको कंधा मिलना मुश्किल हो जाएगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आज के दिन आज से स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, मतलब जैसे प्रिपेयर करना आपको, बस ये रहना है कि कंसिस्टेंट रहना, स्लो चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसेप्ट तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल सर। सर अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइबर्स की अपील कर दीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी बातें आपने बहुत करी अच्छा है। चैनल है रोजेंडर साइंस, फिर से बोला था, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत ऑसम चैनल है। आप जाओ, अजय घटक सर की का इंटरव्यू वहां पे है, आप देखो, बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको साइंस के न्यूज मिलते रहेंगे। रोजेंडर साइंस यूट्यूब चैनल को प्लीज जाके सब्सक्राइब करो और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको दबा दो। बिल्कुल सही, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा है ये कोविड की सिचुएशन खत्म हो तो हम लाइव मिल पाए, एक साथ आमने सामने बैठकर बात कर पाए। सर के चैनल के सारे लिंक्स जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर इससे पहले वाली जो आपने वीडियो है नहीं देखी है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा तो आई बटन पर जाकर, आई बटन या तो यहाँ है या तो यहाँ है, मेरे को नहीं अभी आइडिया लग रहा है यहाँ से वीडियो बनाते टाइम कि कहाँ पर है, तो वहां जाकर आप लोग आई बटन से वीडियो देख सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन में भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। तो लेते हैं हम सर से विदा। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच। अब मुझे लगता है कि काफी सारे बच्चों को आईआईटी जैम में काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू। मिलनी चाहिए।